हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सब ठीक ठाक है ना? आप सभी को बताइए। आप लोगों की टॉपिक खत्म हो गई चैप्टर 1 का, फिजिक्स चैप्टर 1 जो क्लास 10 का है। उसमें आप लोगों की सभी टॉपिक खत्म हो गई। और उस दिन हम 9 की 10 को ऑब्जेक्टिव भी आप लोगों को बताए थे। आज केवल हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप लोगों को। फिजिक्स चैप्टर 1, जी जी बिल्कुल, चैप्टर 1 का केवल ऑब्जेक्टिव ही आज हम बताएंगे। क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, देखिए यहाँ पे। हाँ, देख करके हम लिखेंगे और उसके बाद उसका आंसर भी बताएंगे आप लोगों को। देखिएगा इधर, तो यहाँ पे पहले देखो यार, कोई परमानेंट मार्कर से लिख दिया है बोर्ड पे, मिटिक भी नहीं रहा है, अच्छे से नहीं मिट गया, थोड़ा बुक मिटक गया, जाने तो कोई दिक्कत नहीं होता, समझ जाना सब। यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के परावर्तन लेसन। कौन सा लेसन? 1। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन देख करके बोलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद उसका उत्तर भी हम आप लोगों को बता देंगे। यहाँ पे बोल रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? 1 नंबर, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। किस दर्पण के बताए थे आप लोगों को? बताइए। ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी लिखवाए थे आप लोगों को। तो किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की? ऑप्शन बता दे आप लोगों को, ऑप्शन लिख दे, लिख देते हैं। कौन नंबर में? उत्तल दर्पण। ख नंबर में अवतल दर्पण। और ग नंबर में समतल दर्पण। बस 3 ही ऑप्शन लिखते हैं आप लोगों को। अब इसी में से बताइए, आप 3 ऑप्शन में ही बताइए हमको, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो आप लोगों को बताया था, उत्तल दर्पण में केवल वस्तु दूरी ही माइनस में होगा, ठीक है, और सब प्लस में होगा। अवतल दर्पण में केवल फोकस नहीं, वस्तु की ऊंचाई ही प्लस में होगा, नहीं तो सब माइनस में होगा। तो किस दर्पण की? तो अवतल दर्पण के चिन्हों के परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी को ऋणात्मक माना जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण 1 नंबर का ख। अब दूसरा हम क्या बोल रहा है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान होगा। अच्छा, पहले ये बताइए आप लोग हमको कि आवर्धन के ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवर्धन का ऐसा ही मात्रक, मात्रक विहीन, आवर्धन का कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है। तो इसमें आप हमको देखिए, ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क में +1, ख में -1 और ग में दिया है 0, 0 और घ नंबर में बोल रहा है इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। अब बताइए इसमें से क्या होगा, कौन सा उत्तर होगा? कि समतल दर्पण और आवर्धन का मान होगा +1 होता है,
किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान +1 होता है। आवर्धन का मात्रक हम पूछेंगे आप लोगों से, आप याद कर लीजिएगा। आवर्धन मात्रक विहीन होता है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो निम्न में से किस दर्पण के अनुसार किसी निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण के अनुसार, क्वेश्चन बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन लगाएंगे हम। ये भी क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1 नंबर में बोल रहा है हमको समतल दर्पण। ख नंबर में मतलब गौर ख 1-2 नंबर में बोल रहा है उत्तल दर्पण। और ग नंबर में बोल रहा है अवतल दर्पण। और घ नंबर में बोल रहा है 4 नंबर में उपयुक्त इनमें सभी घ नंबर में ये बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण के अनुसार किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किस दर्पण के अनुसार किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है बताइए। उत्तल दर्पण में तो मिलता है, समतल दर्पण में मिल ही जाएगा, लेकिन अवतल दर्पण में एक ही स्थिति होगी, लास्ट वाली स्थिति, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होगा, जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा तो बनेगा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में पूछ रहा है कहाँ रखा जाएगा, F और P के बीच रखा जाएगा। तो दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत तो होता है, उस दिन बताए थे आप लोगों को। तो इसमें भी होगी, मतलब समतल दर्पण में भी होगा, उत्तल दर्पण में होगा ही होगा, और अवतल दर्पण में भी होगा एक स्थिति में। तो इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इनमें से सभी मतलब चारों में ये बनता है आभासी प्रतिबिंब। और देखते हैं यहाँ पे लेंस से भी दिया है ना, इधर किस क्वेश्चन में यहाँ पे लेंस ज्यादा दे दिया। लेंस समतल दर्पण अवतल दर्पण में इंपॉर्टेंट, लेकिन बताते हैं। हाँ, यहाँ पे फिर बोल रहा है 4 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नंबर है, 1 ख नंबर, कितने नियम है 2 ख नंबर, और 3 नंबर में 3, और घ नंबर 0। बताइए कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, उस दिन में हम आप लोगों को बताए थे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। जल्दी से इसको नोट कीजिए और इसको याद भी करना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। नोट कर लिए होंगे आप लोग, समझ में आया ये क्वेश्चन। और अभी और बताएंगे, विचार हुआ है ना, अभी बहुत ज्यादा बताना है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब नोट कर लीजिएगा, याद भी कीजिएगा बस, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये सब क्वेश्चन।
लग जा भैया, क्वेश्चन तू नहीं देना है। हो गया। आइए अब क्वेश्चन लिखते हैं इसमें से। यहाँ पे बोल रहा है 5वां नंबर कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गोलीय दर्पण में फोकसांतर मतलब फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। अब क्या संबंध है भैया बताइए, क्या संबंध हो सकता है गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच? ऑप्शन देख लीजिए इधर। नहीं, यहाँ 3 नंबर में r बराबर 2। अब बताइए इसमें से कौन सा संबंध हो सकता है बताइए। एक बराबर 2r नहीं होगा, 2 बराबर 1/r नहीं होगा, r बराबर 1/2 ये भी नहीं होता है, f बराबर r/2 होता है और f बराबर r/f/2। इसमें क्या बोल रहा है, r बराबर 2f, f बराबर r/2। ओ यहाँ पे गलती लिख दिया है ना, r यहाँ पे चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। हाँ आप बताइए, यही सही है हम लोगों का। और देखिए इसमें अभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ख नंबर हम लोगों का सही है। अब बोल रहा है 6ठा नंबर, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा बताइए। यहाँ पर क नंबर उत्तल दर्पण, ख नंबर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ख नंबर में, और ग नंबर में बोल रहा है समतल दर्पण और घ नंबर में बोल रहा है इसमें कोई नहीं, तो वो हम नहीं लिखेंगे, छोड़िए, नॉन ऑफ दिस बोल रहा है, ठीक है। तो बताइए किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा, सीधा भी बनेगा और छोटा भी होगा, बताइए किस दर्पण में सीधा होगा? तो किस में होगा भाई? सीधा होगा तो आभासी होता है, आभासी होगा तो किस में क्या होगा बताइए। जब आभासी हो जाएगा तो हम लोगों का उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है, सीधा उसी में बनता है, उत्तल दर्पण में हम लोगों का सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन बताइए, उत्तल दर्पण 1 नंबर। अब बोल रहा है हम लोगों का 7 नंबर अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, क्या है भैया अवतल दर्पण क्या है? अपसारी ख नंबर में बोल रहा है अभिसारी
अभिसारी ग नंबर में बोल रहा है अपसारी और अभिसारी दोनों, अपसारी एवं अभिसारी दोनों। अब बताइए इसमें से क्या होगा, तो तीनों में से क्या हो सकता है? अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण है अभिसारी दर्पण है। अभिसारी किसे बोलते हैं बताइए? अभिसारी कल उस दिन बताए थे आप लोगों को, ठीक है। अभिसारी दर्पण है ये, 5 नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। अब 8वां नंबर में 8 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है जी? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है कैसा होगा? कौन नंबर में बोल रहा है? काल्पनिक एवं छोटा। काल्पनिक एवं छोटा। कौन नंबर में बोल रहा है? काल्पनिक एवं आवर्धित। काल्पनिक एवं आवर्धित। आवर्धित हो गया। और सी नंबर में मतलब ग नंबर में बोल रहा है वास्तविक एवं छोटा। वास्तविक एवं छोटा। और घ नंबर में बोल रहा है वास्तविक एवं आवर्धित। वास्तविक एवं आवर्धित। अब बताइए उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है भैया? आभासी मतलब काल्पनिक। आभासी कहने का मतलब काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो कैसा बना प्रतिबिंब बनेगा? छोटा बनेगा ना जी। उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, काल्पनिक एवं छोटा, वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। 1 नंबर होगा क, 8 नंबर का क, ठीक है। और यहाँ पे 9 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? तो अवतल दर्पण में बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण में बना और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे होगा हम लोगों का किस दर्पण में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? समतल उत्तल, ठीक है, ऑप्शन दिया है। किस ना निम्न, निम्नलिखित है ना, हाँ निम्न। निम्न में किसमें वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है या बनेगा, ठीक है। तो किस दर्पण में बताइए, किस दर्पण में बनेगा? तो 1 नंबर में बोल रहा है समतल दर्पण। 2 नंबर में बोल रहा है उत्तल दर्पण। और 3 नंबर में बोल रहा है हम लोगों का अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण। हम 3 ही ऑप्शन लिखते हैं, इसमें 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 में ही हमारा है आंसर। तो किस दर्पण में वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? तो हमारा ग नंबर अवतल दर्पण में वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब 10 नंबर में क्या बोल रहा है, इसको भी देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है?
ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये 15 में पूछा है और 16 में भी पूछा है और 2023 में भी पूछा है। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा अब यहाँ पे बोला है क नंबर में, क्या बोल रहा है भैया, वास्तविक होता है। वास्तविक होता है। ख नंबर में हमारा बोल रहा है कि काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है। ठीक है, और ग नंबर में बोल रहा है, ग नंबर में कि कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है। बोल रहा है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है। अब हमारा घ नंबर में ये बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें कोई नहीं। अब बताइए समतल दर्पण वाला बना प्रतिबिंब कैसा होगा, हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है, कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, और इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में सुन लीजिए, बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, कैसा होता है जी, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। ठीक है, और इतना नोट कीजिए पहले, फटाक से नोट कीजिए इसको जल्दी। मुझे लगता है आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको समझ में आया। ठीक है, 10 गो हो गया हम लोगों को, और ज़्यादा नहीं, 5 से 6 और बता देते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। ज़्यादा नहीं देंगे आप लोगों को याद करने के लिए, लेकिन यह याद भी होना जरूरी है, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट हमको इम्पोर्टेंट कहते हैं जानबूझ करके। आइए, हमारा 11वां नंबर क्या बोल रहा है। तो 11 नंबर में हम लोगों का बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, बोल रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में, तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। क नंबर में बोल रहा है अवतल दर्पण में। ख नंबर में बोल रहा है उत्तल दर्पण में, और ग नंबर में बोल रहा है समतल दर्पण में। क्या बोल रहा है भैया, समतल दर्पण। और घ नंबर में बोल रहा है सभी। तो बताइए किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है, कैसा बनता है। आवर्धित हम बताए थे अवतल दर्पण का सबसे लास्ट जो 6ठा नंबर में बताए थे, उसी में आवर्धित, आभासी
एवं दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में बनता है। अब 12 नंबर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया? बोल रहा है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है तो कौन नंबर में बोल रहा है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण खंड नंबर में बोल रहा है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और गौर नंबर में बोल रहा है उत्तल दर्पण। ठीक है, और घौर नंबर में बोल रहा है इनमें नहीं। ठीक है, तो किस दर्पण बनता है भैया? अभी हम बताए हैं उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी ग। 1 2 3। 13 नंबर। अब हम क्या देखते हैं? 13 नंबर देखते हैं। हाँ, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बोल रहा है गोलीय दर्पण के ध्रुव और गोलीय दर्पण में ना होगा, में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कौन नंबर? तो अक्ष, ख नंबर बुरा है फोकसांतर, और कौन नंबर में बोल रहा है वो करता त्रिज्या, और घ नंबर में बोल रहा है मुख्य फोकस। क्या बोल रहा है? मुख्य फोकस। अब बताइए गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण में जैसे ये देखिए गोलीय दर्पण हो गया, यहाँ पे ये अवतल दर्पण हम बना दिए, यहाँ पे P है इसी को ध्रुव बोलेंगे, यहाँ पर F है और यहाँ पे C है। क्या है? C है। अब फोकस, गोलीय दर्पण में ध्रुव और फोकस इसी को ना बोलेंगे इसको। तो यहाँ से और ध्रुव यहाँ पे है, यहाँ के बीच की दूरी पूछा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या बोलेंगे? छोटका है, छोटका है क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को क्या बोलेंगे? दूसरा नाम यहाँ पे दिया है फोकसांतर। तो हम लोगों का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्या? ख बी में दिया है ना? हाँ बी, ऑप्शन नंबर बी होगा हम लोगों का। और हम 14 नंबर अभी देखते हैं क्या बोल रहा है 14 नंबर में। वक्रता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है। अभी तो हम बताए थे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। अच्छा ये बताइए हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर बोल रहा है, उसको छोड़ दीजिए, बराबर आर बटा 2 बताए थे आप लोगों को, चाहे आर बराबर 2f, तो उसमें चला जाएगा, उसको छोड़ दो। वक्रता त्रिज्या
व करना, चलो लिखिए देते हैं, वक्रता त्रिज्या आर जिसको बोलते हैं, एवं फोकस दूरी छोटा एफ जिसको बोलते हैं, एफ में संबंध है, पूछ रहा है तो क्या संबंध है। तो यहाँ पे एक नंबर में दिया है f बराबर r/2, दो नंबर में दिया है f बराबर r, और ग नंबर 3 नंबर में दिया है r बराबर f/2, और घ नंबर में दिया है f बराबर f2/r। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो हमें पता है f बराबर r/2 होता है, हम लोगों का क नंबर हो जाएगा ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? क नंबर। अब यहाँ में बोल रहा है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका? हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है भैया? उत्तल दर्पण का। ख नंबर में बोल रहा है अवतल दर्पण का, और ग नंबर में बोल रहा है दोनों, उत्तल और अवतल दोनों। उत्तल और अवतल दोनों। अब घ नंबर में बोल रहा है इनमें कोई नहीं। तो हजामत बनाने के लिए उस दिन में हम आप लोगों को बताए थे कि किस दर्पण का प्रयोग किया था हजामत बनाने में, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15 के ख नंबर। दूसरा और 16 बस यही एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कल बताएंगे। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है ये बोल रहा है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का मतलब? तो यहाँ पे एक नंबर बोल रहा है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। दो नंबर में बोल रहा है उत्तल दर्पण का, और ग नंबर मतलब 3 नंबर में बोल रहा है हम लोगों का मार्कर। देखिए मार्कर चलना बंद कर दिया भैया, क्या बोले इसको हम, चलो नारे। हाँ, समतल दर्पण का, इसको समझ लेना, समतल दर्पण का लिखे हैं। और घ नंबर में बोल रहा है उपयुक्त तीनों, उपयुक्त तीनों, उपयुक्त होता है ना। हाँ, उपयुक्त तीनों मतलब इनमें सभी। उपयुक्त तीनों बोल रहा है, इसका मतलब इनमें सभी। तो बताइए सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बताइए हमको। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सुन लीजिए, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। सौर भट्ठी में किया जाता है,
ठीक है। और सोलर कुकर में किया जाता है, हजामती दर्पण के क्षेत्र में किया जाता है, और डॉक्टर क्षेत्र बताते हैं ना, डॉक्टर जो दांत वगैरह देखता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, इतना आज के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी है। 16 क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई 1 से 2 जरूर पूछेगा आप लोगों से। देखिए याद तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन बुक पढ़ने के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन कितना होगा भैया, उसमें से 100 को ही ना क्वेश्चन होगा, 100 को ही देगा, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव 85 को बनाना पड़ेगा। 50 को मतलब 50 को, 85 को नहीं 50 को, 50 ही बोले हैं, 50 को ही आपको बनाना पड़ेगा। आधा 100 को देगा, जिसमें से 50 को आप बनाइएगा। और लेकिन याद करना पड़ता है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा तभी बनेगा, बिना याद किए नहीं बन पाएगा, याद तो करना पड़ेगा। याद कीजिए, देखिए 100 क्वेश्चन नहीं देगा पूरा बुक से आपको, फिजिक्स के नहीं, पूरा बुक से फिजिक्स का नहीं, कै 3 गो बुक होता है ना साइंस में, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो तीनों से आप लोगों को हमको लगता है कि 30 को क्वेश्चन देता है, तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर ऑब्जेक्टिव 30 को देगा, और जिसमें से आप 30 या 90 हुआ, और तीनों सब्जेक्ट में से 2 और मिला करके दे देता है, तो लगभग 32-33 को देता है तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन, और जिसमें से आप लोगों को 100 को में से 50 को बनाना पड़ेगा। और फिजिक्स का भाई आप लोगों को ज़्यादा याद करना पड़ता है, कोई भी सब्जेक्ट देखिएगा ज़्यादा पढ़िएगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं बन पाइएगा, फिर बाद में बोलिएगा कि सर इसे पढ़ाए थे नहीं बन पाया क्वेश्चन, तो हम क्या कर सकते हैं उस समय बताइए। हम तो ये पढ़ाएं, मान के चलिए ये किताब में है, ये किताब में है, चाहे पूछा हुआ क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन बनाया आप लोगों को, अब मान के चलिए अगला एग्जाम में हो गया कि आप लोगों के समय ये क्वेश्चन दे भी नहीं किया, कोई दूसरा क्वेश्चन उठा के, नया क्वेश्चन उठा के दे दिया, तो उस समय बोलिएगा कि सर हम लोगों को नहीं पढ़ा है, पहले पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ा दिया, अभी देखिए जो भी होता है पीछे वाला ही क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा करके देता है, जो पिछले साल में हम लोग जितना साल में पिछले साल में पूछा है क्वेश्चन, उसी में से घुमा फिरा करके देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।